जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखने वाले हैं। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्राइबल autonomy in India and also the British approach towards tribal autonomy। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं स्लाइड में, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरिया। बेसिकली देखिए, हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी शेड्यूल 5 को भी समझ चुके हैं, शेड्यूल 6 को भी समझ चुके हैं और ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने एक स्टोरी के फॉर्म में उस चीज़ को एक साथ नहीं देखा, क्योंकि अलग अलग लेक्चर में देखे हम लोग। शेड्यूल 5 को अलग देखे, शेड्यूल 6 को अलग देखे। हालांकि दोनों ही लेक्चर्स में मैंने हिस्ट्री बताई थी, बट यहाँ पे ये वीडियो छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम एक कहानी के रूप में बस चीज़ों को रिलेट करते हुए समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा है स्लाइड 1। इसमें देखिए, बेसिकली जब भी इस चीज़ पे बात हो कहीं पर भी, फॉर एनी प्रेजेंटेशन, फॉर एनी इंटरव्यू, आपको इसको रिलेट करना है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 1935 में ब्रिटिश टाइम में दो प्रावधान किए गए थे इस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, इसमें पार्शियली एक्सक्लूडेड में जो अभी के मोस्टली शेड्यूल 5 एरियाज हैं वो थे, और एक्सक्लूडेड में जो अभी शेड्यूल 6 एरियाज हैं और जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा रीजन है जहाँ पे शेड्यूल 6 लगता है। और बहुत सारे हर डिफरेंट स्टेट्स के अपने एक्ट्स, जैसे मणिपुर में एक एक्ट लगता है, मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारे आर्टिकल्स, स्पेशल आर्टिकल्स हैं, जैसे 371 सीरीज के आर्टिकल और शेड्यूल 6। तो ये सब जो थे वो एक्सक्लूडेड एरिया वाले थे। और जो सेंट्रल इंडिया के एरियाज हैं और कुछ अदर स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 5 वाले अभी हैं शेड्यूल 5 में, वो उस समय अंग्रेजों ने उसको पार्शियली एक्सक्लूडेड में रखा था। तो एक तो यहाँ से आपको एक इसकी नींव दिख रही है कि जो अभी की कंडीशन है नॉर्थ ईस्ट की और शेड्यूल 5 वाले रीजन की, उसका आपको हिस्ट्री यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, इसके बाद 1947 में एक कमेटी बनती है, बॉर्दोलोई कमेटी। गोपीनाथ बॉर्दोलोई महोदय जी इसके मेन पर्सन थे, जिन्होंने सारे के सारे जो इसमें मेन वर्क्स थे वो इन्हीं के देख रेख में हुए, जो सर्वेज हुए और जो रिपोर्ट्स सौंपी गई गवर्नमेंट को। सो इट इज़ बेसिकली एडवाइजरी कमेटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम। एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइब्स, इसके कई नाम है, बॉर्दोलोई कमेटी भी कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइब्स भी कहते हैं। और इसने भी, पहला हिस्ट्री ये हो गया, पहला बैकग्राउंड ये एक्ट हो गया। उसके बाद इसने भी एक हिंट दिया कि हमें इस तरीके का ट्राइबल ऑटोनॉमी वाला प्रोविज़न जो अंग्रेज़ों के समय से जो अप्रोच चली आ रही है उसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों ने एक बेस प्रोवाइड किया फॉर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज। सो ट्राइबल ऑटोनॉमी इन द रीजन, मतलब भारत में, विथ टू डिफरेंट अप्रोचेस। दो अलग अलग अप्रोच थी। अब पूरी आप कहानी को समझिए। अंग्रेजों का ये प्लान था कि हम नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, वहाँ की ट्राइब्स को हम काफ़ी ऑटोनॉमी देंगे, क्योंकि फॉरेन पावर से खतरा था, म्यांमार और चाइना। और सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जो थी वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइटेशन भी करना था और उनको वहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना था। बट कुछ हद तक इन ट्राइब्स को खुश भी रखना था। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे एसपीटी एक्ट आया, सीएनटी एक्ट आया, विल्किंसन रूल आया, तो इनके तहत उस रीजन की ट्राइब्स को एक तो खुश भी रखा गया, वहाँ पे इंटीग्रेशन भी किया गया, और वहाँ पे क्या किया गया कि एक अपना इनडायरेक्टली कंट्रोल भी रखा गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या था, नॉर्थ ईस्ट को बफर जोन की तरह ट्रीट किया गया, वहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाई गई। और इस वजह से क्या हुआ कि कन्वर्जन जो मिशनरी के काम थे वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत आसानी से हुए, और इसलिए क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ बढ़ी। सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में उतना ये चीज़ नहीं हो पाई। तो ये ब्रिटिश चाल थी बेसिकली एक तरीके की, जिसने कि जो, और ये बहुत दूर की सोच थी उनकी,
कि जहाँ पे उनको खतरा लगा उसको उन्होंने बफर जोन की तरह ट्रीट किया, और जहाँ पे उनको ये लगा कि यहाँ पे उतना डेंजर नहीं है तो वहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेशन किया और जो अपना इंटरफेयर था वो ज़्यादा किया, स्पेशली सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के क्षेत्र में। ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा ही था कि शेड्यूल 5 एरिया कौन से होते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स यहाँ पे होती हैं, जो कि गवर्नर को एडवाइस करती हैं, और गवर्नर को यहाँ पे स्पेशल पावर्स होती हैं। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल इन रीजन्स में, और इसमें पेसा एक्ट भी यहाँ पे लगता है, जहाँ पे ग्राम सभा को काफ़ी पावर दी जाती है कि वो अपने लैंड, अपने रिसोर्सेज, अपने जन जंगल जमीन, नियम कानून, अपने रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी आदिवासी है। लेकिन रियल में क्या है, रियलिटी हम लोग जानते हैं कि रियल में जो पावर है वो सरकार के पास ही रहती है। इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट ही डील करती है, बट ऑन पेपर गवर्नर को काफ़ी पावर है, ग्राम सभा को काफ़ी पावर है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिले हो रहा है। मतलब पेसा एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि 1996 का है, लेकिन अभी 2025 तक भी इसका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट स्टेट्स में नहीं हो पाया है। ये आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, शेड्यूल 5 वर्सेस शेड्यूल 6, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ट्राइबल एरियाज इन अदर स्टेट्स एंड गवर्नमेंट हैज पावर्स, एंड शेड्यूल 6, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, एंड ऑल्सो आई मिस वन as well, article 275 clause 1, tribal areas in northeast autonomous councils। ये बेसिकली शेड्यूल 6 एरियाज हैं, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। ये लेक्चर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, अपलोडेड है चैनल पे। और शेड्यूल 6 एरिया में है कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, जिसको लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। अब आप सोचिए, जो हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए होती हैं। दे डोंट हैव जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, बट इन शेड्यूल 6 areas ADCs have legislative, judicial and executive powers as well. So here we can easily say that schedule 6 areas have more autonomy and more power to tribal communities। और दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने कई बार कई लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि शेड्यूल 5 में पावर उतनी नहीं है, हाँ कुछ हद तक प्रोटेक्शन जरूर है, बट शेड्यूल 6 जो रीजन्स हैं वहाँ पे एडीसी के बनने से पावर बहुत ज़्यादा दी गई है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर दो सेंटर ऑफ पावर्स हो जाएंगे, एक जो एडीसी है उसके पास भी पावर है, और जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो है ही, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट प्रभावित होगा, प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा उस पर्टिकुलर रीजन में, और जो सामाजिक सौहार्द है, सोशल फैब्रिक भी उससे प्रभावित होगा। और ये मेजर रीजन है जहाँ पे शेड्यूल 6 लग रहा है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एडवाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आसाम में दिया हसाओ, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड, मिजोरम में लाई, मारा, चकमा, मेघालय में गारो, खासी एंड जैंतिया। ये रीजन्स हैं। और ये मैप वही जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसी का मैप है। मेंबर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 30 मेंबर्स, 5 years tenure, 4 members nominated by the governor and 26 elected members. So in schedule 6 areas different center of powers and problem with act east policy। जब डिफरेंट सेंटर ऑफ पावर होगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट को देख रही है एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, तो उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक छोटा सा ये लेक्चर था, इसमें मैंने जस्ट समराइज कर दिया अभी तक की सभी बातों को कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ब्रिटिश टाइम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें
1935 का, जिसमें एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया की बात की गई। उसके बाद आफ्टर सम ईयर्स 1947 में बॉर्डोली कमेटी, जो कि एडवाइजरी ऑन ट्राइबल मेंबर्स या एडवाइजरी ऑन ट्राइबल अफेयर्स की कमेटी थी, उसने भी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया के बारे में अपना एक सुझाव दिया कि ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए, और उसके बाद संविधान आने के बाद ये प्रोविज़न हो गए। उसके बाद फिर 1996 में बेसा एक्ट आया, जिसने कि जो हमारे शेड्यूल 5 एरिया थे, वहाँ पे जो ट्राइबल ऑटोनॉमी थी कुछ हद तक, हालांकि ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है शेड्यूल 5 में, बट कुछ हद तक जो ग्राम सभा को पावर्स दी गई हैं उसको और ज़्यादा फुलफिल किया और शेड्यूल 5 एरिया को ज़्यादा ताकतवर बनाया, जिससे कि जो शेड्यूल 5 एरिया के हमारे ट्राइबल्स हैं वो अपने जल जंगल जमीन और अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को सेफ गार्ड कर पाए, बचा पाए। वहीं दूसरी ओर शेड्यूल 6 एरियाज जो थे, वहाँ पे एडीसीज का फॉर्मेशन किया गया और उनको काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। और इन सब के पीछे अगर हम देखें, जो ब्रिटिश अप्रोच थी कि सेंट्रल इंडिया में इंटरफियर करना है, लेकिन कुछ हद तक ट्राइबल्स को कुछ सुविधाएं भी देनी है, कुछ हद तक उनको स्वतंत्रता भी देनी है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल अपने पास रखना है। वही चीज़ अभी भी है, गवर्नर को पावर्स हैं शेड्यूल 5 में, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल पूरी तरीके से उनको नहीं है। बैकग्राउंड में गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, भले ही ऑन पेपर गवर्नर को पावर्स हैं। शेड्यूल 6 में जैसा कि ब्रिटिश टाइम में था, खुली छूट दी गई थी, कोई इंटरफेयर नहीं था। वही चीज़ अभी भी है। एडीसी वाले पूरे, मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जहाँ पे शेड्यूल 6 लगता है, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूज़ होते हैं, और जहाँ पे एडीसीज बनी हुई हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये रहा दोस्तों एक समरी, और यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में तो मैं नहीं कहूँगा, एक समरी के फॉर्म में हम लोगों ने देखा। तो अगर आप ये तीनों लेक्चर्स देख लेते हैं, लाइक शेड्यूल 6 एरिया के बारे में हम लोगों ने जो भी बातें की, और शेड्यूल 5 एरिया के बारे में हम लोगों ने जो भी बातें की, और ये जो एक समरी वाला लेक्चर था, तो ये तीनों से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इसको ले करके वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद।